आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है विलयन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलयन की परिभाषा। विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। सामान्यतया जब हम विलयन की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है और वो आती है जैसे पानी में नमक मिला दिया या पानी में ग्लूकोज मिला दिया। परंतु हम इसको जब यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे तो केवल द्रव विलयन की हम बात नहीं कर रहे। तो विलयन की परिभाषा जो है इसमें हमको लिखना है दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। साथ ही उस मिश्रण की एक खासियत यह भी होनी चाहिए कि मिश्रण में सभी स्थानों पर इसका संगठन व गुण समान होने चाहिए। अर्थात मान लीजिए हमने नमक का विलयन बना दिया और नमक का विलयन हमने बनाया और उस पात्र के अलग अलग स्थानों से हमने उस विलयन को निकाला और उसको हम चखते हैं तो एक स्थान पे वह अधिक खारा लगता है, एक स्थान पर कम खारा लगता है। इसका मतलब वह समांगी विलयन नहीं है क्योंकि सभी स्थानों पर उसका संगठन व गुण समान नहीं है। तो विलयन की परिभाषा में ये दोनों बातें स्पष्ट रूप से हमको लिखनी पड़ेंगी कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण जिसमें सभी स्थानों पर इसका संगठन व गुण समान होते हैं उसको विलयन कहते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था कैसी रहेगी? वह ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका विलायक कैसा है। अगर विलायक द्रव है तो विलयन द्रव होगा, अगर विलायक गैस है तो विलयन गैस होगा, अगर विलायक ठोस है तो विलयन ठोस होगा। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि हम विलायक किसे कहें। तो अगर कोई द्विअंगी विलयन है उसमें विलेय और विलायक का हमें निर्णय करना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विलयन की अवस्था कौन सी है, ठोस है, द्रव है या गैस है। विलयन की जैसी अवस्था है वैसा ही जो पदार्थ होगा उसको हम विलायक कहेंगे। और अगर दोनों एक जैसे हैं तो उस अवस्था में जो अधिक होगा वो विलायक कहलाता है और जो कम होता है वो विलेय कहलाता है। फिर से ध्यान दें, सामान्यतया जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसको हम विलेय कहेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे। फिर भी हमें विलायक का अगर निर्णय करना है तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि विलयन की अवस्था कैसी है। जैसे नमक और पानी का अगर हम विलयन बनाते हैं तो इसमें विलायक कौन है ये बिल्कुल आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा कि नमक का जो विलयन बनेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा और पानी भी द्रव अवस्था में है। अतः पानी तो यहाँ हो गया विलायक और नमक है वो हो गया विलेय। जब दो अवयवों का समांगी मिश्रण बनता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसी तरह से तीन अवयव होंगे तो त्रिअंगी, चार अवयव होंगे तो चतुरंगी विलयन बोलेंगे। द्विअंगी विलयन में एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ये जो विलयन बनते हैं उन्हें हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। यह विलयन की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर विलयन बनने के बाद वह मिश्रण गैसीय अवस्था में है तो उसको गैसीय विलयन बोलेंगे, विलयन बनने के बाद वह मिश्रण द्रव अवस्था में है उसको द्रव बोलेंगे और विलयन बनने के बाद वह मिश्रण ठोस अवस्था में है तो उसको ठोस विलयन। गैसीय विलयन में क्या होगा तो किसी गैस में ठोस, द्रव अथवा गैस, किसी गैस में ठोस, द्रव अथवा गैस को मिलाया जाता है तो जो बनने वाला विलयन होता है वो गैसीय विलयन होता है। जैसे दो गैसों का समांगी मिश्रण, अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दिया जाए तो वो समान रूप से, समांगी रूप से मिश्रण बना लेती है और उसको कहते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का गैसीय विलयन। द्रव विलयन, जब किसी ठोस, द्रव, गैस को अन्य द्रव में मिलाया जाता है तो उसको द्रव विलयन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज को पानी में मिलाया जाए, नमक को पानी में मिलाया जाए, अल्कोहल को पानी में मिलाया जाए या अमोनिया गैस या H2S गैस को पानी में प्रवाहित किया जाए तो अमोनियाकृत जल बन जाता है या H2S युक्त जल बन जाता है। ये सब द्रव विलयन। ठोस विलयन, जब एक ठोस, द्रव, गैस को किसी अन्य ठोस के साथ समान रूप से
डिस्पर्स किया जाता है। तो समान रूप से दोनों अच्छी तरह से मिश्रित हो जाने चाहिए, एक दूसरे में ऐसे बिखर जाने चाहिए कि जिन्हें आसानी से अलग करना संभव नहीं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। परीक्षा में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है, हमसे कभी कभी 1 नंबर का उदाहरण पूछा जाता है और उसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे वो आगे मैंने सारणी बना रखी है। अगले पेज पर आ रहे हैं हम और उस अगले पेज में एक सारणी देखिए आप। सबसे पहले गैसीय विलयन लिया है। गैसीय विलयन का मतलब है यहाँ पर विलायक गैस है और अगर उसमें विलेय हम ठोस मिलाते हैं तो ठोस विलेय का उदाहरण कौन सा हो सकता है? ऊर्ध्वपातन की जो अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, वे ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं और ऐसा जो गुण है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के गुण युक्त जो पदार्थ हैं उनको अगर हम वायु में खुलना छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या होगा? उचित ताप मिलने पर वो ऊर्ध्वपातित हो जाएंगे और इस तरह से वो वायु में मिश्रित हो जाएंगे। तो ये बना गैसीय विलयन और ये किसका उदाहरण है? तो विलायक गैस है और विलेय कौन सा है? ठोस। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि ठोस का गैस में विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण होगा ऊर्ध्वपातन युक्त पदार्थ, कपूर, आयोडीन, NH4Cl, है ना, जिसको नौसादर भी बोलते हैं, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ। नेक्स्ट इसी में गैस विलायक है और द्रव जो है वो विलेय है। गैस विलायक है और द्रव विलेय है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी की भाप बनती है और वो भाप वायुमंडल में मिक्स हो जाए तो इसको बोलेंगे वायु में जल वाष्प। और वायु में जल वाष्प जो है वो द्रव का गैस में विलयन है। द्रव का गैस में विलयन है। यहाँ पर जल वाष्प कम मात्रा में है इसलिए विलेय है और वायु जो है अधिक मात्रा में है वो विलायक है। गैस का गैस में विलयन, तो गैस का गैस में विलयन है वायु। वायु में कई सारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अल्प मात्रा में हीलियम होती है, आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और सभी गैसें समान रूप से मिश्रित होती हैं। हम कहीं से भी वायु का एक पात्र भरें तो उस पात्र में सभी गैसों का अनुपात सदैव समान पाया जाएगा जब तक कि हम उसको दूसरी तरफ से डिस्टर्ब नहीं करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह समांगी मिश्रण है, संगठन और गुण सब जगह समान है, तो यह गैस का गैस में विलयन हो गया। तो गैस का गैस में विलयन का उदाहरण दीजिए, तो सबसे बेस्ट उदाहरण है उसका वायु। अब हम आगे बढ़ते हैं और विलायक लेते हैं द्रव। कि हमारे पास द्रव विलायक है और उस द्रव विलायक में हम ठोस को विलेय करें। जैसे पानी में अगर हम ग्लूकोज मिला दें या पानी में अगर हम नमक मिला दें तो यह हमारा हो गया द्रव विलयन। और उस द्रव विलयन में विलायक द्रव है और विलेय कौन है? ठोस है। ग्लूकोज भी ठोस है या नमक भी ठोस है, तो इसे हम बोलेंगे ठोस का द्रव में विलयन। इसको हम बोलेंगे ठोस का द्रव में विलयन पानी का ग्लूकोज या नमक के साथ। दूसरा है द्रव का द्रव में विलयन। दो द्रवों को मिला दीजिए, जैसे पानी और अल्कोहल या पानी और दूध। पानी और दूध को मिला देंगे, दोनों द्रव है और दोनों द्रव समांगी रूप से मिश्रित हो जाएंगे, तो यह हो गया द्रव का द्रव में विलयन। ठीक है। गैस का द्रव में विलयन, जब किसी गैस को हम द्रव में प्रवाहित करते हैं, जैसे अमोनिया को हम द्रव में प्रवाहित करेंगे, पानी में प्रवाहित करेंगे, तो NH3+H2O मिलकर के क्या बन जाएगा? NH4OH बन जाएगा, अमोनियाकृत जल बन जाएगा। और ये जो अमोनियाकृत जल बना वो क्या हो जाएगा? गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। अब है ठोस और ठोस का विलयन। कोई पदार्थ हमने ठोस लिया और उसमें हमें दूसरा ठोस मिला, ये बड़ा कठिन काम है। इसके लिए हमें कुछ दूसरी विधियां काम में लेनी पड़ेगी, फिर भी हम ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दे सकते हैं। जैसे मिश्र धातु, कॉपर और सोना, जो आपके जेवराती सोना होता है उसमें अल्प मात्रा में कॉपर भी होता है। तो कॉपर और सोना दोनों कैसे हैं? कॉपर भी ठोस है, सोना भी ठोस है, लेकिन उन दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया है कि जब हम किसी जेवर को देखते हैं तो उसमें से हम तांबे को और सोने को अलग अलग नहीं कर सकते।
समांगी रूप से वो मिश्रित। तो ये हो गया ठोस का ठोस में विलयन। या अपने घरों में जो पीतल के बर्तन पाए जाते हैं, कॉपर और जिंक को मिला दो तो पीतल मिश्र धातु बनता है। जितने भी मिश्र धातु बनते हैं वो सारे मिश्र धातु ठोस का ठोस में विलयन के उदाहरण हैं। अगला है द्रव का ठोस में विलयन, मतलब ठोस अधिक मात्रा में है और द्रव कम मात्रा में। और ऐसे उदाहरण में हमें लेना है सारे के सारे अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? तो जब किसी धातु के साथ पारे को मिलाया जाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। यहाँ धातु अधिक मात्रा में होता है और पारा जो कि द्रव है कम मात्रा में होता है। तो पारा विलय का काम कर रहा है और धातु ठोस है विलय का काम कर रहा है। तो इस तरह से यह द्रव का ठोस में विलयन का उदाहरण हो गया समस्त अमलगम, Hg + Cu या Hg + Zn, ये सब इसके उदाहरण। और गैस का ठोस में विलयन, कि किसी गैस को ठोस में प्रवाहित कीजिए। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो गैस के कणों को अवशोषित कर सकती, गैस के अणुओं को अधिशोषित कर सकती। और उसका जो उदाहरण है वो है पैलेडियम पर हाइड्रोजन या निकल धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। हम उत्प्रेरक में पढ़ते हैं कि पैलेडियम पर हाइड्रोजन या निकल पर हाइड्रोजन अपचयन की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उसमें। तो ये निकल और पैलेडियम में क्या होता है? मुक्त संयोजकताएं होती हैं और उन मुक्त संयोजकताओं के साथ हाइड्रोजन के कण चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है वो गैस हुई लेकिन वो कम मात्रा में है तो वह विलय हुई, और पैलेडियम या निकल अधिक मात्रा में है तो वो विलायक हुआ। इस तरह से यह गैस का ठोस में विलयन का उदाहरण। तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न बनता है 1 नंबर का, और वो हमें ये उदाहरण याद रखना है। जैसे हमें सिंपल उदाहरण कोई नहीं पूछेगा, द्रव का द्रव में नहीं पूछेगा, है ना, ठोस का द्रव में नहीं पूछेगा। हमें जो पूछा जा सकता है वो है ठोस का गैस, क्योंकि ठोस का गैस में थोड़ा सोचना पड़ता है, फिर याद आता है ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया। इसी तरह से हमें जो पूछा जा सकता है वो है गैस का ठोस में विलयन का उदाहरण, या ठोस का ठोस में, या द्रव का ठोस में। तो ठोस विलयन जो है उसके लगभग सारे हमें याद होने चाहिए, इनके ज्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वह है जब कोई भी विलयन बनता है तो उस विलयन की सांद्रता की तुलना की जा सकती है। सामान्यतया हम जो सांद्रता देखते हैं उसको तनु और सांद्र बोल देते हैं। तनु का मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम है, सांद्र का मतलब जिसमें विलय की मात्रा अधिक है। परंतु यहाँ हमारे सामने एक समस्या है कि अगर हम एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जैसे ग्लूकोज जो पानी में विलय है, और 100 ml पानी में हम 3 नमूने बनाते हैं। 100 ml पानी में हम 10 ग्राम ग्लूकोज बोलते हैं, एक दूसरा नमूना और लेते हैं जिसमें 100 ml पानी में हम 15 ग्राम ग्लूकोज बोलते हैं, और एक तीसरे में हम 100 ml पानी में 20 ग्राम ग्लूकोज बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 10 और 15 ग्राम वाले नमूने की तुलना करें तो हम बोलेंगे 15 ग्राम वाला विलयन सांद्र है, 10 ग्राम वाला विलयन तनु है। लेकिन 15 और 20 की तुलना करें तो हम बोलेंगे 20 ग्राम वाला सांद्र है और 15 ग्राम वाला तनु है। तो तनु और सांद्र जो है वो केवल दो के बीच में तुलनात्मक अध्ययन के लिए है, इनसे कोई मात्रात्मक अध्ययन नहीं किया है। मात्रात्मक अध्ययन के लिए हमें यहाँ कुछ अलग इकाइयों को काम में लेना पड़ता है। उसमें से कुछ इकाइयां आज हम पढ़ेंगे, और वो सबसे पहली इकाई जो है उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। यहाँ ध्यान दें, पहला W स्मॉल है और दूसरा W जो है वो कैपिटल है, W/W। W/W विलयन, तो पहले ये ध्यान दें कि दोनों W का मतलब है द्रव्यमान। यहाँ हम विलायक और विलेय दोनों के द्रव्यमान लेते हैं और इसलिए इसको बोलते हैं W। अब विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, सिंपल परिभाषा इसकी जो मैंने लाल से इसे कर रखी है, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहा जा सकता है। अब इसको मैं नीचे एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिए एक विलायक है जिसका नाम है A और उस विलायक की मात्रा है WA ग्राम।
दूसरा हमने विलेय लिया और उस विलेय का नाम है बी और उसकी मात्रा है डब्ल्यू बी ग्राम। तो विलियन जो बना उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, क्योंकि हम दोनों को मिला रहे हैं। अब अगर हमें इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो इसका सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा कि विलियन की मात्रा नीचे आएगी हर में, तो विलियन की मात्रा हो गई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, अंश में आया डब्ल्यू बी, और इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र हो गया डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकालने का सूत्र हो गया डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। इसको एक और उदाहरण से देखें कि यदि 90 ग्राम जल में हमने 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाया तो विलायक का वजन कितना हो गया, 90 ग्राम। विलेय का वजन कितना हो गया, 10 ग्राम। और इसलिए विलियन का वजन कितना हो गया, द्रव्यमान जिसको हम बोलेंगे, है ना, जिसको मैं सामान्यतः वजन बोल रहा हूँ उसको हम बोलेंगे द्रव्यमान, 100 ग्राम हो गया। और इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत में जब इसको बदलेंगे तो ये हो गया 10 बटा 90 प्लस 10 इंटू 100। 100 से 100 नीचे, 90 और 10 100 हुए, वो कट जाएंगे और 10% हमारे पास बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम जल में अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाते हैं तो यह 10% W बटा W सांद्रता वाला विलियन बनेगा। अगला जो मापने की हमारे पास इकाई है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों ही विलायक और विलेय की मात्रा जो ग्राम में ले रहे थे उसके बजाय हम मिलीलीटर में लेंगे, आयतन लेंगे, दोनों का आयतन लेंगे। और परिभाषा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में, विलेय की मात्रा ml में, मिलीलीटर में, है ना। यहाँ L मैंने स्मॉल कर दिया है, उसको आप सुधार कर कैपिटल करें, लाल शाही वाला ml उसको लाल कैपिटल कर दें। विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, उसको कहते हैं आयतन प्रतिशत। विलायक A, विलेय B और विलियन, विलायक A और विलेय B को मिलाएंगे तो विलियन बनेगा। मान लीजिए विलायक A के हमारे पास VA आयतन है और विलेय B का हमारे पास VB आयतन है, तो विलियन का कुल आयतन हो जाएगा VA प्लस VB। विलियन का कुल आयतन हो जाएगा VA प्लस VB। और इसलिए विलेय B का आयतन प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा VB बटा VA प्लस VB इंटू 100। जैसे एथेनॉल का 10% V अपॉन V जलीय विलियन, अगर ये शब्द लिखा जाए कि एथेनॉल का 10% V अपॉन V जलीय विलियन, अर्थात एथेनॉल और जल दोनों मिल करके आयतन हो रहा है 100 ml। इसमें से 10 ml जो है वो एथेनॉल है, तो 10 प्लस जल बराबर 100 ml हो गया। और इसलिए जल की मात्रा कितनी होगी, तो जल की मात्रा होगी 100 ml माइनस 10 ml एथेनॉल। ध्यान देना यहाँ पर 100 ml माइनस 10 ml एथेनॉल, उतनी जल की मात्रा होगी, परंतु ये 90 नहीं होगी, परंतु ये 90 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 90? क्योंकि हम जब एथेनॉल और जल को मिलाकर उसका मिश्रण बनाते हैं तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध कार्य करते हैं, और हाइड्रोजन बंध कार्य करने के कारण विलयन का आयतन परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए यहाँ ऊपर की तरह, ऊपर मैंने 90 ग्राम लिख दिया था द्रव्यमान प्रतिशत में, लेकिन यहाँ मैं उसको 90 नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने जल की मात्रा लिखी है कि विलयन की मात्रा 100 ml माइनस 10 ml एथेनॉल। यानी कि अगर हमको एथेनॉल का 10% जलीय विलयन मिलाना हो तो हम क्या करेंगे, हम 100 ml वाला एक पात्र लेंगे, उस पात्र में सबसे पहले 10 ml एथेनॉल मिला देंगे, फिर उतना पानी मिलाएंगे कि उसका आयतन 100 ml हो जाए। तो जल की वह मात्रा मिलानी पड़ेगी जो विलयन की मात्रा को 100 ml बना दे। तो यह हुआ एथेनॉल का 10% V अपॉन V जलीय विलयन। तीसरी इकाई जो सांद्रता मापने की है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि विलेय का तो हम द्रव्यमान लेते हैं लेकिन विलयन का हम आयतन लेते हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं W/V। तो क्या बोलते हैं? W/V। और प्रायः ये जो इकाई है वो दवाइयों के काम में आती है। दवाइयों का जो कंसंट्रेशन लिखा जाता है फार्मेसी में, वो इस इकाई के रूप में लिखा जाता है। इसको परिभाषित हम कर सकते हैं कि 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। विलेय को तो द्रव्यमान लेना है और विलयन किसमें मापना है? 100 ml में मापना है। अगर हमारी भाषा में हम इसको समझें तो ऐसे कि नमक मिला देना है और नमक मिला करके एक जलीय विलयन बना देना है, नमक का जलीय विलयन। उस नमक के जलीय विलयन का 100 ml हमको एक पात्र में ले लेना है, और 100 ml पात्र में लेने के बाद उस 100 ml में नमक की मात्रा कितनी है? 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, वो हमको पता करना है। तो उसको हम कहते हैं W/V प्रतिशत। और W/V प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होगा? तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, मान लीजिए विलायक हमारे पास A है, तो विलायक का आयतन कितना हो जाएगा? 100 ml कुल हमको बनाना है, उसमें से WB का आयतन, जो विलेय लिया है हमने, उस विलेय का ले तो रहे हम तोलकर, लेकिन हमें निकालना क्या है? उसका आयतन निकालना। ले रहे हैं हम क्या है? उसको द्रव्यमान में, लेकिन हमें उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। उस आयतन को हम 100 ml में से माइनस कर देंगे। विलेय B क्या होगा? तो WB ग्राम में लेंगे, और इस तरह से कुल विलयन हमारे पास कितना हो गया? अगर 100 ml है तो W/V प्रतिशत निकालने का सूत्र हो जाएगा WB, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटा WB ग्राम का आयतन ml में। हमने जो विलेय लिया उस विलेय का आयतन कितना हो रहा है ml में, प्लस VA इंटू 100, प्लस VA इंटू। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। चौथा इसमें इकाई जो है वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत ही कम हो, तो उसको ppm में मापते हैं। और ppm का जो सूत्र है वो होगा किसी एक अवयव के भागों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित सभी अवयव के भागों की कुल संख्या इंटू 10⁶। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको कि समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा 5.8 ppm होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10⁶ ग्राम समुद्री जल लें, 10⁶ ग्राम समुद्री जल लें, तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होगी 5.8 ग्राम। 10⁶ ग्राम समुद्री जल को किलो में बदलिए, कितने किलो होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से इसको डिवाइड कीजिए, इसका मतलब 1000 किलो हो गया। 10⁶ में अगर 1000 का भाग देंगे तो 1000 किलो, 1000 किलो समुद्री जल अगर हम भरेंगे तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 5.8 ग्राम। तो ये बहुत न्यून हो गई, इसलिए इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? ppm में व्यक्त करते हैं।